हेलो बच्चों, नमस्ते। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? चिराग, हेलो भाई। हेलो अंबादास जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप तक बच्चों? गुड इवनिंग मोनू, निखिल वेरी गुड इवनिंग, आरजू गुड इवनिंग, मनीषा गुड इवनिंग, निशा यादव गुड इवनिंग। आइए जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे। आशिका, रूबी, ऋषि, खुशी, मुस्कान, गौतम, किरण, सभी को नमस्ते। बताइए, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों? पिछली क्लास में PYQ करवाए थे हमने। हाँ, सभी को नमस्ते। बताइए, अब भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? पिछली क्लास में जो PYQ आप लोगों को कराए गए, क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है या दिक्कत के बारे में बताइए। 2 मिनट आपको दे रहे हैं। कहीं किसी को कोई तकलीफ आ रही है? हम लोग चैप्टर अभी शुरू करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर जो है वो इसी चैप्टर का भाग है और उसे आगे शुरू करेंगे बच्चों, उसे आगे शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। सर पढ़ा समझ ठीक है। ठीक है। अगर कुछ बच्चों को अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं फिर बता दूं आपको कि एक दो क्लास में और आपको ठीक समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा पढ़ाने की, तो और ठीक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, जो MCQ कराए गए हैं आप उनको ढंग से एक बार देख लें और देखने के बाद अपने लेवल पर जो SSC के जो भी MCQ आप देख रहे हों एक बार उनको कर लें। मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं आएगी। जिस लेवल पर मैंने इस चैप्टर को लिया है, SSC का, CDS का, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है ना। चलिए। अब बच्चों मैं आपको एक बात पढ़ाने वाला हूँ, अब सुनो ध्यान से, शुरू कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की अंशिका एक बार बाद में बताते हैं बच्चा, एक बार चैप्टर शुरू कर लें, नहीं तो भटक जाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक छोटा सा टॉपिक होगा, पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक सवाल इस छोटे से टॉपिक से कई बार आ जाता है। पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं राइटिंग में भी बच्चों सुधार कर रहा हूँ। कुछ आपकी कंप्लेन थी कि राइटिंग में सुधार नहीं है, तो उसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर, ये हमारी आज की क्लास का एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि बच्चों इस छोटे से टॉपिक से ही एक सवाल आने की संभावना होती है। इस छोटे से टॉपिक से ही एक सवाल आने की संभावना हो जाती है। तो हाँ, कोई भी हो, ग्रुप डी की हो, कोई भी एग्जाम हो। अब आप सुनिए ध्यान से, ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए। क्या होता है, जो आपकी प्रकृति है, जो आपका नेचर है, उस नेचर का अपना एक गुण है। वो साइकिल में चलता है, उसकी गति साइक्लिक गति है, चक्रीय गति है उसकी। चक्रीय गति का मतलब क्या है बच्चों? चक्रीय गति का मतलब है कि उसने संतुलन बनाया हुआ है। जो आएगा उसे एक ना एक दिन जाना जरूर है।
कुछ समय के लिए आदमी यहां आता है और कुछ समय के आने के बाद, रहने के बाद चला जाता है। फिर दोबारा से नया जीवन पैदा होता है। नए जीवन के बाद फिर से कोई नई मृत्यु होती है, फिर नया जीवन, नई मृत्यु। तो प्रकृति में क्या होता है कि प्रकृति में एक साइकिल बनी हुई है, एक चक्र बना हुआ है। तो यहां पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा, इसको पढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति में संतुलन होता है। प्रकृति में संतुलन होता है, बैलेंस होता है प्रकृति में। और उस बैलेंस को बनाने के लिए, उस बैलेंस को बनाने के लिए जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होना जरूरी है। उस बैलेंस को बनाने के लिए जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होना जरूरी है। और जो मृत्यु हुई है तो उसके बाद कोई ना कोई दूसरा नया जन्म होना जरूरी है। तो जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से जन्म तक आने की जो ये प्रक्रिया है, इसे ही चक्रीयता कहते हैं, इसे ही साइक्लिसिटी कहते हैं, इसे ही चक्रीयता या इसे ही साइक्लिसिटी कहते हैं। और ये जो साइक्लिसिटी है, इसका मुख्य गुण है परिवर्तन। इसका मुख्य गुण है परिवर्तन, इसका मुख्य गुण है चेंज, बदलाव। अब प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, यहां पर एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम, ध्यान से सुनो बच्चों, एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था लेवोजियर। आपने सुना था उस व्यक्ति का नाम। और लेवोजियर ने कहा था कि मास नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को, किसी भी द्रव्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता। इसका मतलब उसका तो परिवर्तन होता है। मैं बेसिक बना रहा हूं बच्चों। मैंने कहा कि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, और पदार्थ को आपने कहा कि पदार्थ हर वो चीज है जो स्थान घेरती है। तो द्रव्य जो है उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है। नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ना उसे बनाया जा सकता है। उसमें तो केवल परिवर्तन हो सकता है, उसमें तो केवल परिवर्तन हो सकता है। हां, उसमें केवल परिवर्तन हो सकता है। और यह परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है, दो बदलाव। यह बदलाव जो होगा यह दो प्रकार का हो सकता है। एक शायर हुए शकील आजमी शकील आजमी एक शायर हुए, और शायर ने कहा, शायर ने इसी बात को कुछ इस तरीके से पिरो दिया कि मर के मिट्टी में मिलूंगा और खाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा और खाद हो जाऊंगा मैं, और फिर खिलूंगा साख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा साख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं शकील आजमी? शकील आजमी समझाना चाह रहे हैं, शकील आजमी समझाना चाह रहे हैं कि जो नेचर का गुण है वो परिवर्तन है। एक व्यक्ति जब मर के, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज पहले मिट्टी बनेगा और धीरे धीरे वो किसी पौधे के माध्यम से फिर फूल बन जाएगा, और फूल बनने के बाद फल बन जाएगा। यानी कि साइक्लिसिटी है। इस साइक्लिसिटी को समझने के लिए, हां, तीसरा चैप्टर है भाई, इस साइक्लिसिटी सेकंड चैप्टर का ही अगला भाग है। इस साइक्लिसिटी को समझने के लिए नोट कर, जो करना है करते रहिए। साइक्लिसिटी को समझने के लिए हमें चेंज को समझना होगा। हम बस इतना समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में जो आया है उसे जाना होगा, और जो आया है उसे जाना होगा तो उसके फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जो बदलाव आएगा वो बदलाव दो तरीके का हो सकता है, एक तो भौतिक हो सकता है, एक रासायनिक हो सकता है। यह परिवर्तन निरंतर होने वाली क्रिया है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब आप देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप बैठे हुए क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपकी सेल के भीतर, कोशिका के भीतर हजारों मॉलिक्यूल खत्म हो रहे हैं। हजारों मॉलिक्यूल से ऊर्जा बन रही है एटीपी के रूप में। इसका मतलब लगातार कुछ ना कुछ गतिशील है और लगातार परिवर्तन है। तो हमने कहा जब कोई भी चीज गतिमान होगी, जब कोई भी चीज लगातार गतिमान होगी, गतिमान है तो उसमें कोई बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो वो बदलाव दो तरीके का हो सकता है। वो बदलाव दो तरीके का हो सकता है। एक बदलाव को आप कहते हैं फिजिकल चेंज, और एक बदलाव, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं भाई, एक बदलाव को कहते हैं फिजिकल चेंज, और एक बदलाव को नाम कहते हैं रासायनिक बदलाव, केमिकल चेंज। तो हमने कहा इसे लेवोजियर ने कहा, कविता इसे लेवोजियर ने कहा कि ना तो द्रव को नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता। ये मैंने समझाने की कोशिश की। अभी आपको कुछ लिखना नहीं, आपको हेडिंग डालनी है पदार्थ में भौतिक और रासायनिक बदलाव। पदार्थ में भौतिक और रासायनिक बदलाव। अब ध्यान से सुनना बच्चों,
ध्यान से सुनना। पहले हम कहेंगे पदार्थ में, थोड़ा धैर्य रखा करो, पदार्थ में भौतिक बदलावों की बात करेंगे। पदार्थ में पहले हम भौतिक बदलाव या भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। फिजिकल चेंज इज मैटर, फिजिकल चेंज इन मैटर। थोड़ा बेसिक से समझ के चलना बच्चों, बेसिक से समझ के चलना। कौन सा फिजिकल चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, वो तो सब आपको पता लगेगा, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होगा मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं समझाना चाहता हूं कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो अरे तीसरा चैप्टर नहीं है भाई, ये सेकंड चैप्टर का ही छूटा हुआ पार्ट है, सेकंड चैप्टर का ही छूटा हुआ पार्ट है। इसके बाद हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसे एटम और मॉलिक्यूल कहेंगे। इसे छोटा सा निपटाने के बाद फिर तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। तो हमने कहा कि सर भौतिक बदलाव क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो दो प्रकार के बदलाव हमने बताए, जिसमें एक को भौतिक बदलाव कहोगे, एक को रासायनिक बदलाव कहोगे। जब हम भौतिक बदलाव की बात करते हैं और हम ये कहते हैं ये भौतिक शब्द जो बना, ये भौतिक क्या है, ये फिजिकल क्या है, ये फिजिकल क्या है। सर वो सारी चीजें जिनको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे भौतिक कहते हैं, जिसका अस्तित्व होता है। जो भूत शब्द है, जो भूत शब्द है, जिसका अस्तित्व होता है, उसे हम भूत कहते हैं। और भूत शब्द से बना भौतिक, और भौतिक को हम यह समझाना चाह रहे हैं जिसको मापा जा सके, जिसका आयतन हो, जिसकी डेंसिटी हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका लंबाई हो, उन सभी को हम भौतिक कहते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर, राइटिंग बताना एक बार भाई, किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर उसके भौतिक गुणों, ऊर्जा देकर उसके भौतिक गुणों, अब भौतिक गुणों को लिखेंगे यहां, जैसे घनत्व लिखा, भौतिक गुणों, घनत्व, आयतन, कठोरता, हार्डनेस, लंबाई, रंग, रंग तो नहीं कहेंगे, भौतिक गुणों, आयतन, कठोरता, लंबाई इत्यादि। किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर उसके भौतिक गुणों में बदलाव ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है, में बदलाव ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तन ही, भौतिक गुणों में परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अंग्रेजी में भी लिखूंगा भाई, अंग्रेजी में लिखूंगा, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? डेफिनेशन तो ये ले ली, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं बताऊंगा। तो पहले अंग्रेजी में ले लो, फिर बता देता हूं। फिजिकल चेंज, when energy causes a physical change, density, volume, length, hardness इत्यादि etc. physical change, when energy causes a physical change in a substance, but its
केमिकल properties remains same is called physical change. फिजिकल भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब ऊर्जा देकर किसी भी पदार्थ को आप तोड़ देते हैं, किसी भी पदार्थ को जब तोड़ देते हैं, जब ऊर्जा देकर किसी भी पदार्थ को उसके भौतिक गुणों में बदलाव कर देते हैं, आयतन में, कठोरता में, लंबाई में, उस बदलाव को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां से हम लेकर चलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती है? फीचर्स इसके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, पहला, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि कुछ समय के लिए होता है, दोबारा से अपनी स्थिति में आ सकता है, दोबारा से अपनी। अच्छा भैया लिखो, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अस्थायी मैं यहां लिखता हूं, समझाता हूं। तो हमने लिखा कि जब एनर्जी देकर किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव कर दिया जाए, तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण हो सकता है किसी भी पदार्थ का, मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, इसकी कुछ लंबाई है, मेरा हाथ है, इसकी कुछ डेंसिटी है, मेरा हाथ है, इसका कोई आकार है, वॉल्यूम है। तो अगर किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव कर दिया जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में खास बात यह होती है कि जो पदार्थ है वो जिस मैटर से बना है, जिस मॉलिक्यूल से बना है, उन मॉलिक्यूल में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। उस मॉलिक्यूल को रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, उसको काटकर छोटा कर सकते हैं, उसको खींचकर बड़ा बनाया जा सकता है, उसको एक पदार्थ से बर्फ को हम गैस बना सकते हैं या पानी को हम बर्फ बना सकते हैं। अगर हमने पानी को अगर हमने बर्फ बनाया, अवस्था में बदलाव हुआ, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो H2O ही रहेगी। हमने H2O में से हाइड्रोजन को अलग नहीं किया, हमने H2O में से ऑक्सीजन को अलग नहीं किया, प्रकृति सेम रहती है। तो हमने यहां लिखा कि जब हम एनर्जी देकर किसी फिजिकल चेंज में बदलाव करते हैं और उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती, इसमें रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। अब हमने कहा अस्थायी परिवर्तन होता है, नॉन परमानेंट चेंज होता है। जब आप नॉन परमानेंट चेंज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास जल है, जल को आपने बर्फ बना दिया, पानी को आपने, वाटर को आपने आइस बना दिया, और जल को अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो आपने भाप बना दी, आपने वाष्प बना दी। या तो आप जल से सीधे भाप बना दीजिए तो भी अवस्था परिवर्तन है, यह भी भौतिक परिवर्तन है। या आप भाप को कंडेंस करके, जब आपने जल को भाप बनाया तो आपने वाष्पीकरण किया, इवेपोराइजेशन किया, वाष्पीकरण किया। और जब आपने भाप को जल बनाया, तो भाप को जल बनाने की स्थिति में आपने उसको ठंडा किया तो संघनन किया, कंडेंसेशन किया। और जब आप कंडेंसेशन कर रहे थे तो कंडेंसेशन से हुआ क्या? केवल अवस्था में बदलाव आया। पानी भी H2O है, और जल भी, ये भाप भी H2O है, बर्फ भी H2O है। तो इसका मतलब यह समझिए कि इसकी जो रासायनिक प्रकृति है, ये पदार्थ, ये जो वाटर है, ये जो पानी है, ये पानी जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से बनकर बना है, उन मॉलिक्यूल में कोई बदलाव नहीं, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ना तो रासायनिक बंधन तोड़ रहे हैं, ना तो रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और ना ही नया कोई रासायनिक बंधन बना रहे हैं। ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ,
और ना ही हाइड्रोजन किसी अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ा। बस अंतर क्या आया, अंतर यह था कि पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो सॉलिड फॉर्म में चला गया, और सॉलिड फॉर्म के बाद वो वेपर की फॉर्म में चला गया। मतलब इसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया, इसके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो सिर्फ और सिर्फ इसकी अवस्था में कि वो लिक्विड है, वो गैस है, कि वो ठोस है। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, किसी पदार्थ को हम ऊर्जा दे रहे हैं, कंडेंस किया तो हमने उसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद उसके भौतिक गुणों में, उसकी डेंसिटी में बदलाव किया, आयतन में बदलाव किया, कठोरता में बदलाव किया, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आया। इसे ही आप क्या कह रहे थे, इसे ही आप कह रहे हैं भौतिक बदलाव। नहीं, भावना नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए कि आपने एलपीजी लिया, आपने एलपीजी लिया, लिक्विड, एग्जांपल दे रहा हूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिया, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस देके आपने इसका प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर कम किया। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस को प्रेशर बढ़ा के, टेम्परेचर कम करके आपने इस गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में ले आए, लिक्विड फॉर्म में ले आए। तो ये जो बदलाव हुआ, ये जो गैस का लिक्विड में जो बदलाव हुआ, एलपीजी के ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन में कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो केवल और केवल अवस्था का बदलाव आया, तो गैसियस स्टेज से लिक्विड का। इस परिवर्तन को, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रोहित भाई रुको, तो मुझे भौतिक तो समझाने दो, फिर बताता हूं। अगली बात पर हम आए, अगली बात पर हमने समझा, यहां समझो, देखिए, किसी पदार्थ को आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा दी तो उसकी डेंसिटी में बदलाव आ रहा है। डेंसिटी में बदलाव कैसे सर, जब आपने घनत्व में बदलाव किया तो पानी से आपने बर्फ बनाया, जब पानी से बर्फ बनाया तो बर्फ का आयतन कम होता है, बर्फ के आयतन कम होता है किसकी तुलना में, जल की तुलना में। बर्फ का वॉल्यूम जल की तुलना में कम है, इसी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैर जाता है। इसी वजह से सुनील भाई पानी के ऊपर बर्फ तैर जाता है। तो पानी के ऊपर बर्फ तैरने का कारण ही यह है कि ये जो आपकी डेंसिटी है, बर्फ की डेंसिटी है, वो कम है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। और अगर आप बर्फ को जल में बदल देते हैं तो अवस्था बदलने के बाद आपने इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया। यहां से डेंसिटी इसकी कम थी, यहां आपने इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया। डेंसिटी को बढ़ाया तो इसका मतलब हुआ कि भाई भौतिक परिवर्तन हुआ। सर आपने बर्फ को घोल दिया तो बर्फ का ये जो टुकड़ा था, ये जो बर्फ का टुकड़ा था, ये फैलकर पानी में फैल गया, तो आपने इसका आयतन बढ़ा दिया। आयतन बढ़ाया तो भी भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर आपने दोबारा इसको जमाया, कठोर बना दिया, तो भी ये भौतिक परिवर्तन हुआ। बात समझिए, एक बात हो गई। एक बात हो गई। तो हमने कहा कि अगर किसी पदार्थ को हम उसकी अवस्था में बदलाव करते हैं तो उसे हम उसका भौतिक बदलाव कहते हैं। एक बात तो ये हुई। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे थे, हमने कहा कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब है कि भाई जल से आपने वाष्प बनाई, और फिर वाष्प से आप क्या बना सकते हैं, वाष्प से आप दोबारा से जल बना सकते हैं। इसे ही अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। दूसरा फीचर इसका क्या होता है, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। एक बार ध्यान रखिए थोड़ी देर के लिए, जब आप फिजिकल और केमिकल दोनों पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो आपने फीचर्स में पहला पढ़ा क्या, अस्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन। और अस्थायी परिवर्तन के उदाहरण ले लिया, जल से, एक पहले यही एग्जांपल ले लीजिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, पहली बात हुई, दूसरी बात लेंगे, यह प्रक्रिया रिवर्सेबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है?
रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यह होता है कि आपने कागज का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा, और इस कागज के टुकड़े को आपने फाड़ कर इसके टुकड़े कर दिए, कागज के टुकड़े टुकड़े आपने किए, और उन टुकड़ों को दोबारा से आपने लुगदी बना दी, और लुगदी बना के दोबारा से आपने कागज बना दिया, दोबारा से आपने कागज बना दिया, तो उसे हम कहेंगे कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का ही तो एग्जांपल है कि जल से आपने भाप बना दी और भाप दोबारा से बन गई जल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर हमने कहा कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर दूध से दही बना दे तो क्या दही दोबारा से दूध में तब्दील हो जाएगी? दही दोबारा से दूध में तब्दील नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फिर हम तीसरी बात ये समझाना चाहते हैं, डेंसिटी होती है कि कितना द्रव्यमान कितने आयतन में आ जाता है, इसे डेंसिटी कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया लें, कागज के टुकड़ों को एग्जाम्पल अगर लेना चाहें रिवर्सिबल प्रोसेस का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको दोबारा से उसी स्थिति में लाया जा सकता है। तो हम ले सकते हैं कागज के टुकड़े को फाड़कर, या कागज वाला एग्जाम्पल यहां ठीक तो बैठ रहा है लेकिन इसको बनाने में थोड़ी तकलीफ है, कागज की लुगदी से ऐसे बना सकते हो, लुगदी से दोबारा कागज बनाना। और तीसरी बात यह होती है, इसकी तीसरा यह होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हां, वाटर, बिल्कुल भावना, वाटर और आइस भी एग्जांपल है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। प्रज्वाल भाई, तुम्हें कई दिन से समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी क्या बात है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्योंकि कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो क्या कहेंगे? नो न्यू सब्सटेंस formed because there is no chemical reaction, कोई रासायनिक अभिक्रिया यहां नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया यहां नहीं होती है। एग्जाम्पल लें पहले तो आप समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल लिया, जल से उदाहरण, एग्जाम्पल्स। पहला, जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, वाटर टर्निंग टू आइस, जल से बर्फ का बनना, एक बात हुई। दूसरा, जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना, वाटर टर्निंग टू वेपर। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल इसी से बना दोगे, लेकिन इससे आगे चल रहे हैं। तीसरा,
फलों से सलाद, फलों से सलाद। जब आप फलों से सलाद की बात करेंगे तो आपने क्या किया, उसकी लंबाई में कमी कर दी है, उसकी लंबाई में कमी कर दी है। तो फलों से सलाद, फलों से सलाद का मतलब क्या होगा, सैलेड विद फ्रूट्स। चौथा, चौथा, मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन का बर्तन में पिघलना। यहां से सवाल गलत होने की बहुत संभावना होती है। ऐसा लगता है कि मक्खन है, ऐसा लगता है कि मक्खन है, तो हमने कहा कि मक्खन का बर्तन में बदलना। क्या हुआ भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मक्खन का बर्तन में बदलना, बर्तन में पिघलना। प्लास्टिक का अगर आकार चेंज कर दोगे तो हो जाएगा, प्लास्टिक का अगर आकार चेंज कर दोगे तो मेल्टिंग ऑफ फैट, वसा कह सकते हो, मेल्टिंग ऑफ फैट इन ए कंटेनर। इन ए कंटेनर। दोबारा समझा दूंगा भाई, हाँ ये लिखना है भाई, सब कुछ लिखना है, ये सब कुछ लिखना है। अगला चौथा, पांचवा, कॉपर के तार में, तार में विद्युत का बहना, कॉपर के तार में विद्युत का बहना। ये भी बहुत खास है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर। ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। छठा, विद्युत बल्ब का, विद्युत बल्ब का प्रकाश देना, प्रकाश देना। लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। लाइट इन, मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन का बर्तन में पिघलने का मतलब है भाई, जो मक्खन आपने रखा था, आपने उसको टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने के बाद उसके आयतन में वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई, उसके कण एक जगह की जगह दूसरी जगह चले गए, दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से वो पिघल गया है। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, उसे, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, लेकिन उसके आयतन में बदलाव हो गया, आयतन में बढ़ोतरी हो गई है। मैं आपको यहां ये पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों को उसके भौतिक गुणों में बदलाव कहा जाता है। उसकी विशेषता होती है कि वो अस्थायी होते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा, आपने अभी कहा कि जो मक्खन है, वो मक्खन को आपने पिघला दिया है किसी बर्तन में, तो आप फ्रिज में रख दोगे तो वो दोबारा से टाइट हो जाएगा, और दोबारा से टाइट होने के बाद वो फिर एक जगह आ जाएगा। एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि जैसे हमने ये एग्जांपल दे दिए, दूसरी बात हुई कि वो उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। उत्क्रमणीय प्रोसेस का मतलब होता है वो दोबारा से आ सकता है। जैसे अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि सर मक्खन को आप किस में ला सकते हैं, मक्खन को आप दोबारा से किस में ले आएंगे, ठोस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। फिर आपने कहा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, रासायनिक, इस नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। जब रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती तो हम तभी तो कह रहे हैं कि कोई नया बदलाव, नया नहीं आता। और इसको समझने के लिए आपने ये एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल लिए तो आपने पहला एग्जाम्पल लिया कि जल से बर्फ का बनना, तो अगर पानी से बर्फ बन जाता है तो उसकी डेंसिटी में कमी आ जाती है।
डेंसिटी में कमी बच्चों ध्यान से सुनो, डेंसिटी में कमी आती है तो अवस्था का बदलाव है, कोई रासायनिक बदलाव नहीं है। जल से वाष्प का बनना यह भी एक प्रकार का अवस्था का बदलाव है, कोई रासायनिक बदलाव नहीं है। फलों से सलाद बनाना यह भी एक प्रकार का रासायनिक बदलाव नहीं है, यह एक प्रकार का भौतिक बदलाव है। कॉपर का तार में मक्खन का बर्तन में पिघलना, जब आप मक्खन ले रहे हैं तो मक्खन को आपने पिघला दिया किसी बर्तन में, और अगर आपने किसी बर्तन में पिघला दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका रासायनिक, उसके अणुओं में कोई बदलाव हो गया है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो दोबारा से मक्खन की स्थिति में आ सकता है, सॉलिड की स्थिति में आ सकता है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि फलों से सलाद बन गई तो सलाद से फल कैसे बनेगी, ये बात ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसे भौतिक गुणों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगली बात आती है कि कॉपर की तार में विद्युत का बहना। जब कॉपर की कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया गया है तो आपके कॉपर की वायर का तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ जाने से कॉपर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। कॉपर की रासायनिक प्रॉपर्टी जो है, वो रासायनिक प्रॉपर्टी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा तो इसका मतलब होगा यह भौतिक परिवर्तन है। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, फिर आया विद्युत बल्ब का प्रकाश देना। जैसे ही आप विद्युत को बल्ब में देते हैं तो बल्ब क्या देता है, प्रकाश आपको देता है, बल्ब आपको हीट देता है, आपको प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब के टंगस्टन की धातु से जो बना हुआ बल्ब है, उसकी धातु में, उसके तार में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बदलाव नहीं आ रहा, और जब कोई रासायनिक बदलाव नहीं आ रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर यहां से आगे चलेंगे तो आप कहेंगे, पेड़ का काटना। सर, पेड़ का काटना इरिवर्सिबल तो है, पेड़ को दोबारा से हम पेड़ जैसी स्थिति में तो नहीं ला सकते, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहां लिख सकते हैं यह इरिवर्सिबल है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। शीशे के काटने के, पेड़ के काटने के साथ साथ शीशे का टूटने में भी ठीक वही कहानी आती है जो कहानी पेड़ के कटने में आती है। ब्रेक द ग्लास, शीशे के तोड़ने में भी वही कहानी आती है जो कहानी आपको मिलती है यहां, बात समझ में आ रही है? कोई नया पदार्थ बनेगा या कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इस आधार पर आपको देखना होगा कि क्या कोई ये रासायनिक परिवर्तन है या ये भौतिक परिवर्तन है। और अगर बात करें मोमबत्ती का पिघलना, जब आप मोमबत्ती के पिघलने की बात करेंगे, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो अगर मोमबत्ती के आकार में अंतर आ रहा है, आकार में बदलाव आ रहा है, तो वो उसका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती आपको हीट भी दे रही है और आपको प्रकाश भी दे रही है, तो मोमबत्ती का पिघलना और आपके मोम का प्रकाश में तब्दील हो जाना, मोम का हीट में तब्दील हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हम कहेंगे मोमबत्ती का पिघलना, और ब्रैकेट में लिख देंगे अगर आकार में बदलाव आ रहा है, तो आकार में बदलाव केवल और केवल भौतिक परिवर्तन होगा। यहां मैंने यह समझाने की कोशिश की कि आप इन तीनों चीजों को देखोगे, तीनों एग्जाम में जाकर इन तीनों चीजों को देखोगे और तभी समझ पाओगे कि कौन से को हम भौतिक परिवर्तन लगाएं और कौन से को हम
किसको हम भौतिक फिजिकल चेंज कहें और किसको हम केमिकल चेंज कहें, तो फिजिकल और केमिकल चेंज में हमें तीन बातें ये देखनी होंगी कि वो अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, और कोई नया पदार्थ बनता है कि नहीं, कोई नया सब्सटेंस बनता है कि नहीं बनता है, ये भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई। अब यहां से आगे चले तो आपने कुछ एग्जाम्पल लिए जिसमें आपने कहा कि वाटर बर्फ में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, फलों से सलाद है। बच्चों ने कहा कि सर सलाद को दोबारा से फल तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन सलाद को आप इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, फलों से सलाद बन रही है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इस वजह से इसे रखा है भौतिक बदलाव में। अब यहां से आगे चलें, यहां से आगे चलेंगे तो लिखेंगे रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव, केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज की बात करेंगे तो लिखेंगे, डेफिनेशन देता हूं, किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर, किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर उसके रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों, और रासायनिक गुणों को जब लिख रहे हो तो लिखें उसकी अम्लीयता एसिडिटी, उसकी क्षारीयता बेसिडिटी, उसकी ज्वलनशीलता फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, उसकी अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी, उसकी अभिक्रियाशीलता। तो हमने क्या लिखा कि किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर उसके रासायनिक गुणों जैसे ये में परिवर्तन करना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन करना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नॉन परमानेंट चेंज और रिवर्सिबल एक ही बात है दोनों बच्चों, एक ही बात है, भाषा का फर्क है। when एनर्जी causes, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, causes a chemical change, a chemical change, उसका गुण एसिडिटी हो सकता है, उसका गुण बेसिडिटी हो सकता है, उसका गुण ज्वलनशीलता इनफ्लेमेबिलिटी हो सकता है, रिएक्टिविटी हो सकता है। तो क्या लिखा, व्हेन एनर्जी कॉजेज ए केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस, इन अ सब्सटेंस is called chemical change, is called chemical change। इसे केमिकल चेंज कहते हैं, इसे केमिकल चेंज कहते हैं, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके गुण क्या होंगे, या इसके गुण क्या होते हैं। पहला गुण, स्थायी बदलाव होता है, स्थायी बदलाव, परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। सर परमानेंट चेंज कैसे होता है, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले परमानेंट चेंज का। सर लकड़ी का राख में बदलना, लकड़ी का राख में बदलना, वुड का चेंज होना ऐश में,
लकड़ी का राख में बदलना, ये केमिकल चेंज है। जब लकड़ी राख में चेंज हो जाती है, लकड़ी राख में चेंज हो जाती है, स्थायी बदलाव है। इसी स्थायी बदलाव को दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है। राख से आप दोबारा क्या नहीं बना सकते, होती है, दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे खास बात है इसकी, नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जब नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो देखें एग्जांपल, न्यू प्रोडक्ट या सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब इस तीसरे वाले एग्जांपल को हम लेंगे, तीसरे वाले एग्जांपल को जब हम लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए, नए पदार्थ कैसे बनेगा, नए पदार्थ का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कैसे बनेगा। आपने कहा सर हमने 6CO2 लिया प्लस 6H2O लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया, उसको लाइट दी, प्रकाश दिया, प्रकाश के साथ साथ उसको टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, ताप दिया, और ताप देने के बाद जो बनकर निकला वो था C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2। इसका मतलब ये जो बनकर तैयार हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार हुआ। एक एग्जाम्पल तो ये ले सकते हैं कि नए पदार्थ की उत्पत्ति हो जा सकती है, नए पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है। एक बात तो ये हो गई, यहीं से समझिए आप। दूसरा अगर एग्जाम्पल लोगे तो अगर आप पानी लोगे और पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, पानी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करोगे, पानी में विद्युत भेजोगे, तो विद्युत भेजने के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने पानी दिया था, इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई है, इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई है। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो उसमें आप कहेंगे कि अगर आप सोडियम को, मैं नया एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि भाई आप कह रहे हैं ना कि नया पदार्थ कैसे बन जाएगा, अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो नमक बन जाएगा, तो नमक बन जाएगा। यहां पानी बन गया, यहां ऑक्सीजन बन गई, यहां सोडियम और क्लोरीन के मिलाने से आपका नमक बन गया, यहां कार्बन डाइऑक्साइड ली, यहां आपने पानी लिया, और पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आपने ये लाइट का प्रकाश दिया और आपको टेम्परेचर दिया, ये आपका कार्बोहाइड्रेट और पानी बन गया। इसे ही तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसे ही तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे ही तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर केमिकल चेंजेस की कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बातें होती हैं? किसी पदार्थ को ऊर्जा देकर उसके रासायनिक गुणों में बदलाव किया जा सकता है, और जब उसके रासायनिक गुणों में बदलाव करते हैं तो उसे हम रासायनिक बदलाव कहते हैं, उसे हम रासायनिक बदलाव कहते हैं। जब आप रासायनिक बदलाव पढ़ने गए तो आपने कहा सर इसके 3 गुण होते हैं। पहला परमानेंट चेंज होता है, दोबारा से वापस नहीं हो सकता। इसी बात को घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, रिवर्सेबल होती है, इरिवर्सेबल होती है। मतलब यहां से इस राख से आप दोबारा किस पे नहीं जा सकते, वुड पे नहीं जा सकते, वुड पे नहीं जा सकते। फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। नए पदार्थ की उत्पत्ति के लिए आपने ये एग्जाम्पल देखे कि सर ऐसे ऐसे कुछ आपको क्या लेना होगा कि कुछ पदार्थ लेने होंगे, नए पदार्थ उससे बन जाएंगे। अब आप यहां से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे,
एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। पहला, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, मिल्क टर्निंग टू कर्ड। दही का बनना एक बात। दूसरा, लोहे में जंग लगना। जंग लगना, रोस्टिंग इन आयरन। लोहे में जंग लगना, भाई लोहे ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। लोहे ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, और अगर उसने रिएक्शन कर दिया तो रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि वो जो है आयरन ऑक्साइड बन गया, फेरक ऑक्साइड बन गया, और फेरस ऑक्साइड बनने के बाद वो वापस उस प्रक्रिया में, उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तीसरा, जैविक पदार्थों का सड़ना। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैविक पदार्थों का सड़ना, लोहे में जंग का लगना, जैविक पदार्थों का सड़ना। ठीक है, यहां से आगे चलोगे, कागज का जलना। कोई चीज जल जाएगी तो वापस कैसे आएगी? बर्निंग ऑफ पेपर। कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। अंडे का उबलना, बच्चों मैं आपकी वजह से ये सब लिख रहा हूं, ताकि आप लिखेंगे हाथ से, लिखेंगे हाथ से, नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी होगा, बात समझ रहे हैं? विद्युत का पानी में फ्लो करना। विद्युत का पानी में बहना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। इससे क्या होगा? इससे ये कहानी होगी, ये वाली। अगर आप पानी में विद्युत बहा दोगे तो ये एग्जाम्पल इससे आएगा। पानी में आपने इलेक्ट्रिसिटी बहा दी तो इससे ये एग्जाम्पल निकल के आएगा, तो हमने कहा कि दूध से दही बनेगा, लोहे में जंग लगेगा, जैविक पदार्थ सड़ेंगे, इससे गैस निकलेगी, दुर्गंध आएगी, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। ये सारे प्रकार जो हो जाएंगे आपके, ये केमिकल चेंज के हो जाएंगे। मोमबत्ती का अगला एक और बढ़ा देते हैं। मोम का प्रकाश तथा उष्मा में बदलना। है जी, नहीं बस वैक्स चेंज इन हीट एंड लाइट। ये कुछ एग्जाम्पल हुए। कल हम इसके पीवाईक्यू करेंगे, कर लेंगे। हमने यहां बेसिक बनाने की कोशिश की कि ये बेसिक है। यहां से हम आए फिजिकल चेंज किसे कहते हैं,
फिजिकल चेंज के गुण क्या क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होता है। फिर हमने कहा कि ये प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। यहां से निकलने के बाद हमने रासायनिक बदलाव देखे। रासायनिक बदलाव देखने के बाद हमने यहां देखा कि इसके क्या क्या गुण होते हैं, स्थायी बदलाव अनुत्क्रमणीय होता है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। नए पदार्थ की उत्पत्ति में हमने ऐसा गुण देखा। यहां से निकलने के बाद कुछ उदाहरण देखे। ये दूसरा जो टॉपिक था पूरे तरीके से बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके पीवाईक्यू करेंगे कल क्लास में 10 मिनट में लगभग हम पीवाईक्यू कर लेंगे। और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम लोग मॉलिक्यूल और एटम कहेंगे। लगभग प्रज्वल 5 यूनिट होगी इसमें, 5 यूनिट इसमें होंगी। सर वाटर तो आयन में टूटेगा, हाँ बिल्कुल वाटर आयन में टूटेगा, तभी तो केमिकल चेंज है भाई। 35 क्लास में हो जाएगा प्रदीप, 35 क्लास में हो जाएगा। शिवानी थैंक यू जी। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, एक बार तेजी से बता दो। ऐसा कौन सा बालक है जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? वेजिटेबल का बनना क्या, प्लीज बता दो। फ्रूट से वेजिटेबल का बनना, फ्रूट से वेजिटेबल कैसे बना रहे हो? कपूर का पिघलना, योगेश भाई कपूर का पिघलना तो भौतिक बदलाव होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है कि आयरन पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, और जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा उसमें नया आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन दोबारा बताएं, रिएक्शन में ये देख ही लीजिए आप एक बार। कितने बजे क्लास है? अच्छा एक सेकंड, ये देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हैं और उसके बाद हम कहें पानी को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एक जगह लेने के बाद जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यहां पानी को लेते हैं तो पानी जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नए पदार्थ यहां भी बन रहे हैं, नए सबस्टेंसेस यहां भी क्रिएट हो रहे हैं, और ये सोडियम और क्लोरीन है, यहां भी नमक बन के क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर कल फिर मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 बताना है, एक बार बता देते हैं फिर क्लास को ऑफ कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है विद्युत का पानी में बहना। ये जो विद्युत का पानी में बहना है ये है कि जब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होगा तो पानी और ऑक्सीजन दोनों टूट जाएंगे, अलग अलग टूट जाएंगे। और जैसे ही दोनों अलग अलग टूटेंगे बच्चों, उसी को कहेंगे कि रासायनिक बदलाव हो गया, उसी को कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया पदार्थ बन गया है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।